हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए जी, आज के सेशन के अंदर हम NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर नई शिक्षा नीति, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने कल वाले सेशन के अंदर आपको NEP पूरा समझाया था डिटेल से। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। और उसके अंदर हमने खुद से अपने नोट्स भी बनाए थे फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो उसको भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो यहाँ से भी आप उसको डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने पूरा टॉपिक पढ़ा NEP 2020। अब जब तक, अच्छा बताइए, क्यों कहते हैं कि भाई कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके हमें क्वेश्चंस भी करके देखने चाहिए? क्यों भाई? देखो, क्वेश्चंस करने का सबसे पता है, सबसे ज़्यादा जो आपको मतलब फ़ायदा होता है वो ये होता है कि कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चंस के थ्रू वो हमको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। जब हमसे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो हमें वो अच्छे से बिल्कुल मतलब एकदम क्लैरिफाई हो जाता है कि हाँ भाई ये ऐसे है ना। इसलिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को आप लोग पढ़ते हो, कोई भी वो चीज़ है, आप उसके जो भी उसके बेसिकली क्वेश्चंस रहते हैं उसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर सॉल्व कीजिए करिए, ताकि आप लोगों का पूरा एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस टॉपिक के रिगार्डिंग बन जाए, राइट। सो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे यहाँ से। जिसको भी अगर नहीं भी समझ आता है NEP, तो यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भाई हु वाज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी। ये जो आपकी NEP बनी थी, ठीक है, 2020, इसको जो बेसिकली ड्राफ्ट करा था, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में बना था? तो हमने जो पढ़ाया, अगर जिसने पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने आपको सीधा स्टार्टिंग में यही बताया है कि भाई जो बेसिकली जो आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे, ठीक है, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर में बेसिकली बना था। तो इसका आंसर रहेगा आपका यानी कि सेकंड, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, राइट। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, चाहे आपका CTET का पेपर हो या आपका अदर टीचिंग एग्जाम्स हो, इसके अलावा कोई भी अगर आपका एग्जाम है जहाँ पे आपकी NEP पूछी जाती है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन NEP 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर? आपको पता है कि पहले जो हमारा जो ओल्ड सिस्टम है 10+2 वाला, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। उसकी जगह यहाँ पे NEP ने एक नए सिस्टम के लिए बात करी है ना। तो वो सिस्टम आपको पता होना चाहिए। वो सिस्टम है 5+3+3+4। हमने वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से उसको अच्छे से समझाया है। 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, तो आप उसको आसानी से वहां से देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो इसका आंसर क्या रहेगा? यानी B इज द राइट आंसर, 5+3+3+4। और मैं अगेन फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। जैसे आपकी जिसमें एजेस बताई गई है, जो 5 वाली है उसको यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टेज बोला है, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 वाली है उसको उन्होंने यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टेज बोला है। देन जो 3 वाली आती है उसको यहाँ पे मिडिल स्टेज बोला है। और जो लास्ट 4 आती है उसको यहाँ पे इन्होंने सेकेंडरी स्टेज बोला है ना। और अगर हम एजेस की बात करते हैं तो आपका 3 से 8, फिर 8 से 11, 8 उसके बाद देन 11 से 14 और देन फिर 14 से 18, ठीक है। इस तरीके से आपको एजेस में डिवाइड करा गया, ठीक है, ईयर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशंस फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स। देखो, मैंने बताया था आपको वीडियो में भी। अब आपका क्या है, 2030 तक, यानी 2030 तक क्या होगा, 2030 तक आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, ठीक है, टू बिकम अ टीचर, एक टीचर बनने के लिए आपको तो ये रहेगा कि भाई आपको इंटीग्रेटेड 4 साल का आपको B.Ed कोर्स करना होगा। इंटीग्रेटेड जैसे मान लो BA B.Ed हो गया, BSc B.Ed हो गया, है ना, जहाँ पे आपके इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्बो होता है कोर्स का, B.Ed के साथ दूसरा भी आपको कॉम्बो मिलेगा। तो इस तरह की आप चीज़ों से समझ सकते हैं। तो ये 2030 तक, ठीक है, यानी D इज द राइट आंसर, 2030। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच % द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। कितना ही बेसिकली रेशो बढ़ जाएगा, तो ये जो आपका रेशो होगा यानी कि GER जो होगा ये आपका बेसिकली 50% तक बढ़ जाएगा। ओके, 4th इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। मैंने आपको बताया था NEP में जो बात करी गई है कि अब से जो आपका रिपोर्ट होगा, जो प्रोग्रेसिव कार्ड होगा, बेसिकली 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज करा गया है, 360 डिग्री, ध्यान रखना इसको।
सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस। ये क्या बोल रहा है भाई, ये 360 डिग्री क्या है मैं बता दूं, है ना। तो देखो ये समेटिव असेसमेंट, देखो एनईपी के अंदर समेटिव की तो बात ही नहीं हुई है। समेटिव की जगह जो मैं आपको ना पॉइंट्स बताया करूँ उनको भी आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं समझाने में वही आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो समेटिव की बात नहीं हुई है ना, यहाँ पे जो बात करी गई है वो बेसिकली फॉर्मेटिव की बात करी गई है, आपको पता होना चाहिए। समेटिव नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का यहाँ पे यूज करा है, तो इसलिए पहला वाला बिल्कुल गलत है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं असेसमेंट ऑफ रोड मेमोराइजिंग स्किल्स। देखो रोड को तो बिल्कुल कट है भाई, रोड वोड कुछ नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे तो हमें सीधा फ्लोट करवाओ, मतलब अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट्स को समझाओ, हमें अंडरस्टैंडिंग करवाओ, हमें रटना नहीं है, रटन विद्या हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दिया, तो सेकंड वाला भी गलत हो जाता है, क्योंकि बात करें 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट की। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, मतलब जो भी अब आपका जैसे पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं बस उसके बेस पे उनको ग्रेड देना है ना। चाहे बच्चे को कुछ नहीं आता है, उसको कॉन्सेप्ट कोई क्लियर नहीं है, बस वो तो रट के गया, आज मेरा पेपर है मैं तो जाऊंगा रट के, मैं लेके आऊंगा 100 में से 100 मार्क्स, भैया मेरे नंबर बहुत अच्छे है, इस बेस पे आपकी ग्रेडिंग होनी चाहिए। हाँ ऐसे, तो ये भी इन्होंने मना कराया, बोले तो कोई रटंत विद्या नहीं होना चाहिए, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो इसलिए थर्ड वाला भी गलत हो जाता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। यस, इसी चीज के बारे में एनईपी में बात करा गया, ध्यान रखना, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात करा गया, यहाँ पे पीयर असेसमेंट होगी, मतलब वो खुद को भी, बच्चा जो होगा उसको जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा वो किस तरह का रहेगा भाई, उसके अंदर बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी करेगा, उसके पीयर्स असेसमेंट होंगे, यानी ग्रुपिंग में भी असेसमेंट्स होंगे, उसके टीचर्स भी उसको मार्क्स देंगे, उसके फ्रेंड्स भी उसको मार्क्स देंगे, बाकी जो भी उसका जो जो टेस्ट वगैरह होते हैं फॉर्मेटिव सबमेटिव, इनमें उसके जो भी मार्क्स आएंगे, जो भी ग्रेडिंग रहेंगे वो सब भी रहेंगे। तो एक ये 360 डायमेंशनल यहीं पे इस चीज की बात करिए कि भाई अब आपका रिपोर्ट कार्ड मल्टी डायमेंशनल होगा, केवल वो पेन पेपर टेस्ट के बेस पर नहीं होगा, है ना। मजे आ गए ना। अरे यार काश हमारे टाइम पे ऐसा हो जाता है तो और अच्छा रिपोर्ट कार्ड हो जाता, आप लोग ये सोच रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यार सॉरी, थोड़े से पीछे से साउंड आ रही है ना, सॉरी, थोड़ा घर में इशू रहता ही है ना। चलिए तो ये कौन सा बेसिकली, हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की यहाँ पे बात करिए, विच नॉस मतलब नॉट बीन, ये पूछ रहे हैं नहीं है ऐसा। तो देखिए नहीं की बात बोल रहे हैं, पहला है इसमें एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, भाई ये तो है, उन्होंने तो कॉन्सेप्ट पे ही बात करा है, उन्होंने तो पूरा जो असर डाला है, जो उन्होंने प्रकाश डाला है वो इन्होंने कॉन्सेप्ट पे ही डाला है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है अपने आप में। उसके बाद नेक्स्ट है सबमिटिव असेसमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। सबमिटिव नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, सबमिटिव की बात नहीं करी गई है, फॉर्मेटिव होना चाहिए, है ना, तो ये गलत है। उसके बाद है इंक्रीजिंग करिकुलम कंटेंट, भैया जो आपका करिकुलम जो भी आपके बुक्स में कंटेंट्स है उन सबको बढ़ा डालो, हाँ ये भी नहीं। या फिर डिक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज करना है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है एनईपी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चंस में ना बहुत अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिए करिए कि भैया वो नॉट पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत हम लोग क्या करते हैं, हम जल्दबाजी के अंदर से हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हम नॉट का इतना ध्यान नहीं देते और फिर हमारा आंसर जो होता है वो गलत हो जाता है वहाँ जाके, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो इसलिए अगर आप मान लीजिए नॉट का नहीं ध्यान देंगे ना तो फिर आप फर्स्ट वाला लगा देंगे, बट आपको पूछ रहा है कौन सा गलत है ना इस चीज़ का, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बोल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म। देखो यहाँ पे जो बात करी गई है ना एनईपी में, वो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करी है, केवल आप एक ही लैंग्वेज पे फोकस मत करो, है ना। आप बच्चों को देखो, उन्होंने बोला है ग्रेड 5 तक तो बच्चों को मदर लैंग्वेज में पढ़ाओ, जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी बेसिकली जो उनकी लोकल टंग है उस चीज़ में आप लोग पढ़ाओ, है ना, मातृभाषा हिंदी में, बेसिकली जो भी आपकी जो भी मातृभाषा रहती है उसमें आप लोगों को पढ़ाना है, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस की बात करी गई है, ताकि बच्चे का और ओवरऑल मतलब एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, केवल एक ही लैंग्वेज नहीं, उसमें आप वोकेशनल्स को भी ऐड करो, ठीक है, रीजनल्स को भी ऐड करो, है ना, इसके अंदर आप इंडियन लैंग्वेजेस को भी ऐड करो, फॉरेन लैंग्वेजेस को भी ऐड करो, तो वही चीज़ है। तो ये क्यों यहाँ पे बेसिकली इसको कंसिडर करा गया एज अ हिंड्रेंस इन चिल्ड्रंस लर्निंग, बच्चों की जो लर्निंग है उसके अंदर बाधा बन जाए, इसलिए नो। उसके बाद है एज एन असिस्ट इन द क्लासरूम, है ना। उसके बाद है एज एन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, मतलब बिन फालतू की कॉम्प्लिकेशंस लानी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस
प्रोसेस में, इसलिए इसको ऐड कर दो, ऐसा नहीं। इसके बाद एज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, भाई वही एक बैरियर्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, हिंड्रेंस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, इसलिए इसको ऐड करा, इसलिए इसको कंसीडर करा गया है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर है सेकंड, ठीक है, एज एन असिस्ट इन द क्लासरूम। उससे क्या होगा ना, मल्टी जब अलग अलग मतलब लैंग्वेजेस के बच्चे होंगे, अलग अलग जगह से बच्चे होंगे, उनको अलग अलग चीज़ों में पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उनका एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, है ना। उनको उनकी जो बेसिकली जो सोचने की चीज़ें, उनकी जो थिंकिंग है वो बेसिकली क्रिटिकल बनेगी, है ना। हर तरफ के लोगों से वो मिलेंगे, एक लैंग्वेज जो होगी तो वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है आपकी स्टडी के अंदर। सो इसका सेकेंड इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जी एक लाइक तो बनता ही है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। जिसको कोई डाउट है तो वो कमेंट्स भी लिख सकते हैं, है ना। और आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक मिनट, ये क्वेश्चन है कि डैश विल बी क्रिएटेड एज एन एपेक्स बॉडी फॉर फॉरेस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस हायर एजुकेशन एज NEP 2020। बताइए वो कौन सी बॉडी का बेसिकली इन्होंने करा है। तो इसका आंसर है सेकंड, यानी कि हायर कमीशन एजुकेशन। ओके, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बताइए कौन सा इसमें से सही स्टेटमेंट है। हाँ देखो, पहला तो वैसे ही गलत हो गया, अगर आप देखोगे मोनोलिंग्वलिज्म की तो बात ही नहीं करी गई है भैया। मल्टी लैंग्वेज, ये ध्यान रखना है, जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है ना, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इनको आप प्लीज याद रखना। मोनोलिंग्वलिज्म की बात नहीं है, मल्टीलिंग्वलिज्म की बात है। तो पहला तो वैसे गलत हो गया। दूसरा बढ़ते हैं, एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन रोड लर्निंग। वाह, रोड लर्निंग, यहाँ पे वर्ड देखते एकदम काट देना भाई, रोड लर्निंग की बात नहीं करी गई है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्करेज्ड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। ओहो, क्या कैसी बात कर रहे हो, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। डिस्करेज करेगा क्या उनको, ये भी गलत है। तो इसमें फोर्थ वाला जो इस पे देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स टू चूज देयर लर्निंग ट्रेजेक्टरीज एंड प्रोग्राम्स। ये बिल्कुल सही है, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई, फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना तो उतना ज़्यादा जो लर्निंग है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, बढ़ेगी, है ना, और इन सब चीज़ों में हेल्पफुल भी रहेगा। और आपका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला गया है ना, NEP में बोला गया है कि जो आपका करिकुलम होगा वो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। एक जो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा कर सके, है ना। कोई चीज़ नहीं अच्छी है उसको निकालो, कोई चीज़ बढ़िया पॉइंट है उसको अंदर लो। ऐसा नहीं कि बस जो बन गया सो बन गया, ये वाली चीज़ नहीं चलेगी, समझे। तो इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बताइए इनमें से कौन कौन सी चीजों को लिया गया है। पहला, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। ध्यान रखना इन सब वर्ड्स को जो मैं आपको बता रही हूँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। बात यहाँ पे करी गई है, रोट लर्निंग पे बात नहीं करी गई है, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, ताकि बच्चा सेल्फ एक्सपीरियंस करे, सीखे, है ना, और थिंकिंग उसकी क्रिटिकल हो, डाइवर्जेंट हो, है ना। तो इसलिए ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। उसके बाद है थर्ड की रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट, है ना। थोड़ा सा जो ये जो आपके जो भी करिकुलम्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली आप लोगों का रिडक्शन होना चाहिए, ये सब चीज़ें कम करो, नहीं कि इनको बढ़ाते जा रहे हो, है ना। एक होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि बीच में इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस भी थे कि बच्चों का कोर्सेज इतना हैवी कर दिया है, पता नहीं, मतलब छोटे छोटे बच्चे और पढ़ाओ उनको ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें रहे, है ना। तो वो सब नहीं भाई, एक मतलब एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। उसके बाद है मल्टीलिंग्वलिज्म, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि चारों ही ठीक है, इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। आगे बढ़ते हैं, तरफ बढ़ते हैं, और ये बोल रहे हैं कि व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट। अब देखो यहाँ पे असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो पहला पॉइंट है कि भैया प्राइमरी टेस्टिंग रोट, ओहो, रोट आते ही आपने काट देना है, ठीक है, क्योंकि रोट वाला भाई, रोट पे तो बात ही नहीं करी गई है कि आपको रटन विद्या पे ध्यान देना है, जो चीज़ें आपने रट ली उनको आपको मेमोराइज करना है, ये सब नहीं। उसके बाद दूसरा है कि एनकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली, ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है बस उसी को आपको, मतलब उसको आपको बढ़ावा देना है, उसको आपको याद करना है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और देखिए एक और चीज़ है, पैडागॉजीज वगैरह में क्या होता है ना कि जो ओनली वाले वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, और आपने नेगेटिव साइड कभी नहीं जाना है, ना पढ़ाई में और ना अपनी रियल लाइफ में, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेगेटिव साइड मत जाओ, हमेशा पॉजिटिविटी को ढूंढो, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करो, समझे, उतनी ज़्यादा लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ईजियर और स्मूथर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड वाला भी गलत है जी, ओके। कंटेंट पे आपने फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स पे करना है ना, एक्सपीरियंसेस पे करना है। थर्ड है कि ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही लग रहा है, इस पे आगे चर्चा करेंगे, पहले फोर्थ वाला देखते हैं।
नेक्स्ट है कि असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली, ओहो इस यहाँ पे भी ओनली आ गया, ये भी बिल्कुल गलत है। इनटू द कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन, देखो एंड ऑफ द ईयर की तो बात ही नहीं है। अच्छा एक और चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि ओनली बस पढ़ते ही काट दिया। भाई पहले ना थोड़ा क्वेश्चंस को भी देख लो, मतलब पूरा ऑप्शंस को रीड किया करो, तब उस चीज़ को वहाँ से क्या किया करो, रिमूव करो। जब उस चीज़ को वहाँ से हटाओ कि ये नहीं है, तब उस चीज़ को एलिमिनेट करो, है ना। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, हो सकता है क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा हो और आपने ओनली वाला कट कर दिया, फिर कैसे बात होगी, एक नंबर गया। हाँ तो ये सब नहीं, थोड़ा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के और ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लो, क्या पता किसी और चीज़ के लिए ओनली बोल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सो इसलिए लेकिन लास्ट वाला भी नहीं है, एंड ऑफ द एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात नहीं है। अब ये तो सबमिटिव हो जाता है, सबमिटिव की बात ही नहीं है, फॉर्मेटिव की बात है। भाई बीच बीच में लो, है ना, कुछ चीज़ पढ़ा रहे हो, बीच बीच में FA1 लो, FA2 लो, तब सबमिटिव लो, इस तरीके से होना चाहिए। सेमेस्टर वाइज यहाँ पे सेमेस्टर की बात करेगी एनईपी के अंदर आप लोगों की, या आपके एग्जामिनेशन थोड़े सेमेस्टर वाइज होना चाहिए, है ना, जो आपके 9 to 12 के लिए बात करी गई है। अगर आपने पढ़ा है एनईपी, मैंने आपको बताया है, वहाँ पे मैंने आपको क्लियर तरीके से लिखा भी है नोट्स में और बताया भी है। तो इसलिए थर्ड वाला यहाँ पे सही है कि भाई ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग होनी चाहिए और डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का पूरी तरीके से, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भाई सेल्फ असेसमेंट मतलब एम क्या है असेसमेंट का एनईपी के थ्रू, टेस्टिंग, रोड मेमोराइजिंग, बिल्कुल गलत, रोड आते ही आपने बस हटा देना है इसको। तो उसके बाद नेक्स्ट है मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, उसके बाद है ये भी नहीं भाई, रिकॉल की बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बच्चों को सपोर्ट करो लर्निंग के प्रोसेस में, है ना, ताकि वो सीखें। उसके बाद नेक्स्ट है कि टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री, भाई कंपेयर नहीं करना है, कंपैरिजन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। पता है बहुत से लोगों का होता है कि जैसे कंपेयर करते हैं, जैसे पेरेंट्स भी कभी कभार करते हैं कि देखो उनका बच्चा टॉपर है, ये करा वो करा, फिर हम खुद से अपने आप को कंपेयर करते हैं, यार वो इतना अच्छा है, हम ऐसे, ये सब चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। हर इंसान की अपनी अंदर खासियत होती है, ठीक है, हर इंसान के नेगेटिव्स होते हैं, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव होते हैं। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता दुनिया में, कोई भी नहीं, ठीक है, और हर इंसान अपने आप में परफेक्ट है, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। बस ज़रूरत होती है कि हमें उन क्वालिटीज़ को सर्च करना है, हमें उन क्वालिटीज़ को पहचानना होता है। तो इसलिए कंपैरिजन तो कभी मत करो, ना पढ़ाई में करो, ना कभी किसी चीज़ में करो। कंपैरिजन करना है तो हमेशा एक अच्छी चीज़ है, मतलब आप हमेशा ये मत देखो कि यार वो मुझसे इतना ज़्यादा है, वो मुझसे इतना कम है, ये सब नहीं। हमेशा खुद से ही अपना कंपैरिजन करो, दूसरों से मत करो। हमेशा ध्यान रखना, कंपैरिजन हमेशा हमारा अपने आप से होना चाहिए, हमारा खुद से, हमारा कंपटीशन भी हमारा खुद से होना चाहिए। हमें हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, बस दैट्स ऑल। यही हमारा कंपैरिजन है, यही हमारा कंपटीशन है, राइट। सो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हम देखेंगे तो थर्ड इज द राइट आंसर, यानी कि टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ओके 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स शुड इंक्लूड द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ लर्नर्स इन, बताइए। तो यहाँ पे जो बात करेगी ना, ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स को, 3 डोमेन्स की बात करेगी एनईपी में। कौन कौन सा, आपका कोग्निटिव डोमेन, आपका अफेक्टिव एंड आपका साइकोमोटर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना, जो आपका जीन पियाजे वाले जो 3 डोमेन्स उन्होंने बताए हैं, उसमें भी 3 बातें हैं, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर रहेगा, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड द साइकोमोटर डोमेन्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर एनईपी 2020 द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दी है वो बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन को दी है, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी को दी है। ओके, एनसीईआरटी, और उसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बताइए। यहाँ पे किस स्टेटमेंट को बेसिकली मेन प्रपोज करा गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डिटरमिनेटेड टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। मतलब जो आपकी मदर टंग है उसको बेसिकली यहाँ पे माना गया कि वही एक डेट्रीमेंटल है एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद है स्कूल शुड एनकरेज चिल्ड्रन, हाँ देखो मदर टंग को पढ़ाया जाना है, उन्होंने बोला है कि भैया क्लास 5th तक आप मदर टंग में पढ़ाओ, है ना, बट इट डजेंट मीन कि वो हर चीज़ एडवांसमेंट में वहाँ पे काम नहीं आ सकती है, क्योंकि हमको यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म होना पड़ेगा, मल्टीलिंगुअल हमको यहाँ पे लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्कूल शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश, उनको मतलब एनकरेज करना है स्कूल्स को कि भैया नहीं, आपने बोलना भी, आपने पढ़ाना भी इंग्लिश में ही है, उनकी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई दबाबाजी नहीं चलेगी। उसके बाद थर्ड है कि देखो बात वही आ गई ना, मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स, वही वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, तो ये बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बायलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग, वाह
बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूज करती है बच्चों को, ऐसा नहीं है भाई। तो इसलिए जो थर्ड है वो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस ये बोल रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस, बताइए किस चीज को देता है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज कुछ देर पहले कि बेसिकली इन्होंने फोकस करा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, एक लचीलापन होना चाहिए आपके पाठ्यक्रम में। ये नहीं होना चाहिए कि स्ट्रक्चर आपका रिजिड है, आप बस जो बन गया, जो बुक्स हो गई, जो लिख गया वही रहेगा, चाहे वो कितना ही गलत सही, ऐसा नहीं। तो इसलिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसिस ऑन, बताइए किस पे वो करती है? लर्निंग फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए लर्न करना है, एग्जाम्स के लिए अधिगम करना है, एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद है रोट लर्निंग, रटंत विद्या पे हम फोकस करेंगे, ऐसा भी नहीं। उसके बाद है प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये सब भी नहीं होगा, यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने साफ साफ स्टार्टिंग में ही बोला, अगर आप एनईपी का पूरा उठाओगे ना, कि आपकी लर्निंग जो होनी चाहिए वो कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, है ना, आपको एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, आपकी लर्निंग कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, इन दो चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करा है। तो इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय, देखो नॉट पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान देना, is not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disabilities। ऐसे स्टूडेंट्स जो बेसिकली किसी ना किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनके लिए नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हम प्रेफर करेंगे। कौन सी? एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ये तो हम करेंगे। ऑन वन टीचर्स एंड ट्यूटर्स, या फिर कम, ये भी हम करेंगे भाई। उसके बाद है सुटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ये भी हम करेंगे। उसके बाद है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, देखो कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंपलसरी होनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन। ध्यान देना, एक और की पॉइंट निकल के आता है, एनईपी के अंदर जो बात करी गई है वो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन की करी गई है, ठीक है, समावेशी शिक्षा, यानी कि समान रूप से सबको यहाँ पे शिक्षा देनी है, कोई जेंडर के उस पे बेसिस पे आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, किसी भी चीज़ के बेस पर, ठीक है, रंग, रूप, सूरत, जेंडर, ठीक है, किसी भी बेस पे आप नहीं करोगे, छोटा, अमीर, गरीब, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल इंक्लूसिव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का बच्चा हो, वो डिसेबल हो, चाहे वो एबल हो, किसी भी तरह का बच्चा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी, भाई एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? तो इन्होंने बोला है कि एजुकेशन आपकी इंक्वायरी ड्राइवन होनी चाहिए, डिस्कवरी ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। पहला ऑप्शन है फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे बस फोकस करो, हाँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, टेक्स्ट बुक वगैरह की कोई बात नहीं है। ओरिएंटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम, ये सब बिल्कुल नहीं कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए लर्न कर रहे हैं, ये सब पॉइंट्स एकदम नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इसलिए जो सेकंड है वो सही है भैया, डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जहाँ से बच्चा कुछ करके खुद से सीखे, खुद से वो एक्सपीरियंस गेन करे, ठीक है। देखो मुझे, अगर आप लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी पढ़ाने की ज़्यादा लग रही हो तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम थोड़ा सा स्लो, या फिर जिस भी तरह के आपके रहेंगे, ठीक है, तो ताकि मैं भी फिर उस चीज़ को थोड़ा इंप्रूव कर लूँ, क्योंकि थोड़ी सी हैबिट है हल्का, थोड़ा सा जल्दी से मैं बोल देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा या नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता देना, है ना। अगर आपको ठीक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, ठीक है। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। सो इसका आंसर सेकंड रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बोल रहा है कि भाई प्राइमरी क्लासेस, आपको पता है प्राइमरी क्लासेस 1 to 5th होती है, तो विल कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एनईपी, बताइए इनमें से कौन सी स्टेज? मैंने आपको 4 स्टेज बताई थी, फाउंडेशन स्टेज, देन प्रिपरेटरी स्टेज, देन मिडिल स्टेज, देन सेकेंडरी स्टेज। अब 1 to 5th वाली चीज़ें वो बताइए किस स्टेज में आएगा, आप खुद सोच के बताइए, अगर आपने एनईपी को पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो फिर से बोल रही हूँ, उस वीडियो को देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं आपको बता दूं, जो फाउंडेशन स्टेज है उसके अंदर अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो जब आपकी फाउंडेशन स्टेज 5 साल की है, ठीक है, 5 साल को भी 2 में डिवाइड करा, 3 + 2 में। अब जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स होंगे वहाँ पे तो बच्चे की जो बोला जाएगा कि एक आंगनवाड़ी स्टेज में है, उसको आप आंगनवाड़ी बोल सकते हो, उसको आप प्री प्ले बोल सकते हो, ठीक है, उसको आप प्ले स्टेज बोल सकते हो, इस तरह की आप उसको स्टेज बोल सकते हो। तो वहाँ पे स्टार्टिंग के 3 साल उसमें रहेगा, लेकिन फिर 3 के बाद जो +2 वाला जो है सेकेंड पार्ट है, वहाँ पे बच्चा 1st और 2nd क्लास में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है 1st to 5th। अब देखो 1st and 2nd की बात होगी तो ये पहला जो पहला आ गया वो किस में आ गया आप लोगों का? पहली वाली, यानी कि फाउंडेशन में आ गया, ठीक है। पहली क्लास किस में आ गई? फाउंडेशन में आ गई। सेकंड क्लास किस में आ गई? फाउंडेशन में आ गई। अब जब हम आगे प्रिपरेटरी स्टेज में बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा 8 से 11 साल तक रहता है, यानी कि आगे के 3 साल, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली स्टेज आएगी वो कौन सी आ जाएगी?
इसके अंदर यानी कि आगे जो वो क्लासेस पढ़ेगा, फर्स्ट सेकंड वो वहाँ पे पढ़ाया, सेकंड के बाद थर्ड से लेके, ठीक है ध्यान रखना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, तो यहाँ तक की जो पढ़ेगा वो बेसिकली प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर पढ़ेगा। तो ये 2 स्टेज आपकी कवर हो जाती है 1 to 5 में, कौन सी, फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, इसका आंसर आप लोगों का रहेगा यानी कि ए एंड सी। ओके, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, ये बोलता है कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। देखो कंटेंट ओरिएंटेड, मैं आपको पहले ही बोला है कंटेंट पे बात नहीं चलेगी रे बाबा, आपने काम करना है किस पे, आपने काम करना है अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, है ना, अपने एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे। तो कंटेंट ओरिएंटेड बिल्कुल गलत है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसी किसी चीज़ का दावा नहीं करती है। उसके बाद आगे बात करते हैं टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। भाई अभी कंटेंट की बात कर रहे हो, वही चीज़ सेम समझ लो, टेक्स्ट बुक में वही कंटेंट है, वो सब नहीं भाई, टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं, एक्सपेरिमेंटल, है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल हो, कॉन्सेप्चुअल हो। मैं आपको बहुत बार ये चीज़ें बोल रही हूँ, तो इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बताओ किस तरह का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 360 डिग्री डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेसिव कार्ड आप इसको बोल सकते हो, रिपोर्ट कार्ड आप इसको बोल सकते हो, 360 डिग्री का, है ना, जहाँ पे हर तरह का मूल्यांकन करेगा बच्चा, खुद भी करेगा, टीचर्स भी करेंगे, फ्रेंड्स भी करेंगे, जो मार्क्स आ रहे हैं वो चीज़ भी रहेगी। तो इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और ये कह रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स, किस चीज़ को रिकमेंड करती है, बहुत बार बता चुकी हूँ, फर्स्ट यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को रिकमेंड करती है। चलिए यही शायद लास्ट क्वेश्चन था ये आपका, है ना, खत्म हो गया। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, कोई रह ना जाए बस, है ना, आप लोगों का बस क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, मेन चीज़ यही है, ठीक है। मेरा जो मेन मोटो है वो ये है कि आपका एनईपी अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आज आपका था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, आपको समझ में आया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, ठीक है, तो आप बताइएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स में आप लोग अपने रिव्यूज़ भी बता सकते हैं आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और एक और चीज़ है, देखिए आप लोग जो भी अपना पढ़ रहे हैं, जिस भी आपके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और पॉजिटिविटी के साथ हमेशा रखेंगे। अगर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आप लोग बहुत कुछ और बहुत जल्दी आप चीज़ों को कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी हमेशा बना के रखिए और पॉजिटिविटी ही फैला के रखिएगा। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।